नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय रेलवे लगभग 2.50 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है जो इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। बात की जाए तो भारतीय रेलवे करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है और फोर्ब्स के मुताबिक यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। क्या आपको पता है कि भारत में अब तक सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आप यह जानते हैं कि लॉर्ड डेलहाउसी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। और तो और भारतीय रेलवे के पास यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 4 विश्व धरोहर स्थल है। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं निशित और आप देख रहे हैं नो विथ निशित। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में रेलवे की यात्रा के बारे में और इसकी हिस्ट्री से प्रेजेंट तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1501 गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल काशी एक्सप्रेस वाया इटारसी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। ब्रिटिश राज के दौरान रेलवे का विकास बहुत ही तेजी से हुआ था। 1853 में स्टीम इंजन के भारत के आने के बाद 20 साल से भी कम समय में ही दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास एक व्यापक रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए थे। अगले 50 वर्षों में देश में पहाड़ी रेलवे बिछाई गई थी। भारत में रेलवे के आने के साथ एक सदी से भी कम समय में 600 किलोमीटर की वार्षिक दर से 54,000 किलोमीटर ट्रैक भारत के नेटवर्क में जोड़े गए। हालांकि देश की आजादी के बाद के 75 से अधिक वर्षों में सरकारें केवल लगभग 10,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछाने में सफल रही, जिसको अगर हम प्रति साल देखें तो 160 किलोमीटर की अनुमानित दर पर ही इसका विकास हुआ। जबकि भारत के पूर्ववर्ती ब्रिटिश शासकों ने यह सुनिश्चित किया था कि देश में सभी 5 पहाड़ी रेलवे 1930 तक चालू हो जाए। लेकिन स्वतंत्र भारत पिछले 75 वर्षों से कश्मीर रेल लिंक पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि रेल सेवा भारत में कब और कैसे शुरू हुई। तो भारत में रेल सेवाएं 1830 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन इतिहासकार 16 अप्रैल 1853 को भारत की यात्री रेल क्रांति के लिए किक स्टार्टर के रूप में लिखते हैं। इस तारीख को देश की पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुई थी। इसमें 3 भाप इंजनों द्वारा खींची जाने वाली 14 कारें यानी कि डिब्बे शामिल थे और इसमें 400 यात्री सवार थे। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि ट्रेन का पूरा डिपार्टमेंट आज भारत सरकार चलाती है, लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। ब्रिटिश राज के दौरान प्राइवेट कंपनियों द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता था। इसलिए 1855 और 1860 के बीच 8 रेलवे कंपनियां स्थापित की गई, जिनमें ईस्टर्न इंडिया रेलवे, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी, मद्रास रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे शामिल थी। लेकिन बहुत साल बीतने के बाद भी रेलवे कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाया। इस सेवा को शुरू करने में काफी निवेश भी हो गया था। अंततः 1901 में रेलवे ने लाभ कमाना शुरू किया। जो रेलवे सेवा अभी तक प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही थी, उसमें सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जो प्राइवेट कंपनियां बना रही थी, उसमें से GIPR साल 1900 में राज्य के स्वामित्व वाली बनने वाली पहली कंपनी बनी थी। 1907 तक सरकार ने सभी प्रमुख लाइनें खरीद ली थी और उन्हें निजी ऑपरेटरों को वापस पट्टे पर देना शुरू कर दिया था। जिसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे और कुर्ला के बीच चली थी, जिसने आने वाले वर्षों में और अधिक विद्युतीकरण के लिए एक मिसाल कायम की थी। 1929 तक रेलवे नेटवर्क 66,000 किलोमीटर की कुल लंबाई तक बढ़ गया था और सालाना लगभग 620 मिलियन यात्रियों और 90 मिलियन टन माल की हेराफेरी करता था, जिसके चलते 1980 के दशक में स्टीम इंजनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि 1970 के दशक में ऊर्जा संकट के कारण विद्युतीकरण को बढ़ावा मिला था।
1980 और 1990 के बीच लगभग 4500 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया था। इसी बीच भारत की पहली मेट्रो प्रणाली भी लॉन्च हुई थी, जो साल 1984 में कलकत्ता में खोली गई थी। हालांकि 80 के दशक में आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक उथल-पुथल ने नेटवर्क के विकास को अवरुद्ध कर दिया था। 90 के दशक में कोंकण रेलवे का उद्घाटन हुआ, जो भारत के पश्चिमी तट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 738 किलोमीटर का विशालकाय नेटवर्क था, जिसके बाद साल 2000 के बाद से दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव और मुंबई सहित भारत के प्रमुख शहरों में मेट्रो स्टेशनों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। 2002 में नेटवर्क के पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का निर्माण भी देखा गया। फिर आईआरसीटीसी सिस्टम आने के बाद यात्रिकों के लिए यकीनन सबसे बड़ा कदम इसके ऑनलाइन ट्रैक रिजर्वेशन और टिकटिंग की शुरुआत करना साबित हुआ। अगर हम इतिहास में जाए तो सबके मन में सवाल आता होगा कि पहले के जमाने में सिग्नल देने के लिए क्या व्यवस्था रही होगी, क्योंकि इस समय आधुनिक सिग्नल प्रणाली भी नहीं थी। तो उस समय हैंड लालटेन का उपयोग किया जाता था, जिसको तब शुभंकर नाम से जाना जाता था। हर रेल प्रेमी ने भारतीय रेलवे के शुभंकर को देखा होगा, जिसे भोलू भी कहा जाता था। शुभंकर को हाथ में लालटेन लिए हुए दर्शाया गया है, जो हैंड लालटेन कभी भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली का हिस्सा हुआ करती थी। कहा जाता है कि सिग्नलिंग के लिए हैंड लालटेन प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1853 में ठाणे और वाड़ी बंदर स्टेशन यानी कि बंदरगाह के बीच बॉम्बे डिवीजन में 34 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाने के बाद की गई थी। रात में रोशन लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि दिन में समय हाथ के संकेतों का उपयोग किया जाता था, जिसमें लोहे की भुजा लाल और सफेद धारियों की रंगी होती थी। 1996 में इलेक्ट्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद लालटेन को बेकार घोषित कर दिया गया। सिग्नलिंग के लिए जिन लालटेनों का उपयोग किया जाता था, उनमें दो प्रकार के रंगीन कांच होते थे, लाल और हरा। जब किसी ट्रेन को स्टेशनों या पर पटरियों के बीच रोकना होता था, तो ट्रेन के गार्ड लालटेन के लाल शीशे का इस्तेमाल करते थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे ने अकल्पनीय विकास हासिल किया है। 165 वर्षों के कालखंड में भारतीय रेलवे कभी नहीं रुकी और निरंतर आगे बढ़ती रही। इसने स्वयं को एक छोटे से संगठन से एक विशाल संगठन में बदल लिया। 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाने से लेकर रेलवे नेटवर्क के अपार विकास तक इसने एक लंबा सफर तय किया है। प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने और प्रति वर्ष लगभग 1000 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाली भारतीय रेलवे आज भी भारत की परिवहन प्रणाली की रीढ़ बनी हुई है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और इसका रूट लंबाई नेटवर्क 67,956 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 13,169 यात्री ट्रेनें और 8,479 मालगाड़ियां हैं, जो 7,349 स्टेशनों से प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों और 3 मिलियन टन माल ढुलाई करती है। भारत के रेलवे नेटवर्क को एकल प्रबंधन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से एक माना जाता है। रेलवे नेटवर्क लंबी दूरी की यात्रा और थोक वस्तुओं की आवाजाही के लिए भी एक आदर्श है। भारतीय रेलवे देश में ऑटोमोबाइल ट्रांसफर के लिए भी पसंदीदा वाहक है। रेलवे पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू डेवलपमेंट में भी मजबूत बन रही है। वित्त वर्ष 2020 में भारतीय रेलवे का टोटल रेवेन्यू 1,74,607.52 करोड़ रुपए यानी कि 24.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। FY20 में माल लोडिंग से इनकम 1,13,487.89 करोड़ रुपए यानी कि 16.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही। FY20 में भारतीय रेलवे की यात्री से आने वाली आय 50,669.09 करोड़ यानी कि 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही थी। माल लोडिंग रेलवे के लिए मेन रेवेन्यू खंड बना हुआ है। वित्त वर्ष 2020 में इसके कुल रेवेन्यू का 65% हिस्सा रहा है। इसके बाद यात्री खंड का स्थान रहा।
रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम रेल टेल, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर तेज और मुफ्त वाईफाई प्रदान करता है, जिसने अपनी अब तक की सबसे अधिक इनकम FY19 और 20 के लिए 11,660.05 बिलियन यानी कि 158.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए की घोषणा की है। इनकम का यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष FY18 और 19 की समेकित इनकम से 12.3% की वृद्धि है। रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने 119.79 मिलियन टन का हाईएस्ट माल लोडिंग हासिल किया, जो मार्च 2019 में 119.74 मीट्रिक टन माल लदान के अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। माल लोडिंग से 1.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए की तुलना में इसमें 61.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यानी कि 4% की वृद्धि हुई है। इसके पिछले साल इसी महीने में 1.38 बिलियन डॉलर का था। वित्त वर्ष 2020 में यात्री यातायात का मूल्य 7.25 बिलियन और माल यातायात 1208.34 मिलियन डॉलर था। भारत 2017 तक वैश्विक स्तर पर रेलवे की शीर्ष 20 निर्यातकों में से एक था। भारत का रेलवे एक्सपोर्ट 2010-18 के दौरान 31.51% की CAGR से बढ़कर 507.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 2019 में रेलवे का एक्सपोर्ट 635 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अगर हम बात करें इंटरनेट के दौर की, तो ऑनलाइन का दौर शुरू होने से रेलवे की इनकम को बूस्ट मिला है। भारतीय बुकिंग उद्योग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एयरलाइन यात्रा बुकिंग, रेलवे बुकिंग और होटल बुकिंग शामिल है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उद्भव के साथ भारत में ऑनलाइन यात्रा उद्योग गति पकड़ रहा है। बेहतर टूर पैकेज के लिए बड़ी संख्या में लोग अब वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप की ओर रुख कर रहे हैं। ऑनलाइन एयर टिकटिंग सेगमेंट का कुल ऑनलाइन बुकिंग बाजार में 59 से 61% हिस्सा है। इसे इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, एयरलाइन लॉयल्टी कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाने वाली प्रोत्साहन दरें, प्रतिस्पर्धी के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां यानी कि OTA के बढ़ते उपयोग से भी मदद मिली है। दूसरी ओर भारत में ऑनलाइन बुकिंग उद्योग में रेल बुकिंग की हिस्सेदारी 24 से 26% है। वित्त वर्ष 2019-20 में ई बुकिंग कुल रेलवे बुकिंग का 73.75% होने का अनुमान है और 81 to 83% तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 तक 425 से 435 मिलियन टिकट ऑनलाइन बुकिंग होने का अनुमान रखा गया है। 6 ऑनलाइन बुकिंग बाजार वित्त वर्ष 2023-24 तक 2380 से 2850 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2019 से 2024 तक 16 से 17% की CAGR से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 का रेल कैटरिंग उद्योग का मूल्य 14.5 से 15 बिलियन होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2019 से 2024 तक 7.5 से 8.5% की CAGR से बढ़ रहा है। खानपान उद्योग में वृद्धि लंबी दूरों की ट्रेनें शामिल होने के कारण यात्री यातायात में संभावित वृद्धि के कारण होगी। हालांकि अब समय आ गया है कि भारतीय रेलवे को सबसे आधुनिक बनाया जाए, इसे विश्व स्तरीय बनाया जाए और इसे कोविड के बाद के युग में देश के विकास का एक प्रमुख चालक बनाया जाए। आम आदमी के समग्र यात्रा अनुभव को बदलने की जरूरत है। उच्च गुणवत्ता वाले पारागमन अनुभव को सर्वोत्तम श्रेणी के रेलवे स्टेशनों द्वारा पूरक करने की आवश्यकता है। हमें और क्या करने की जरूरत है, इस बात को अभी से कंटेस्ट से समझते हैं। नंबर 1, अत्यधिक फैला हुआ बुनियादी ढांचा, 7% से अधिक मार्गों का 100% से अधिक उपयोग किया जा रहा है। पिछले 64 वर्षों में यहां माल ढुलाई में 1344% और यात्री किलोमीटर में 1642% की वृद्धि हुई है। वहीं रूट किलोमीटर में केवल 23% की वृद्धि हुई है। नंबर 2, ग्राहक फोकस की कमी, माल ढुलाई और यात्री दोनों ग्राहकों की मांगों को पूरा करने में असमर्थता, निवेश की मात्रा के अलावा डिलीवरी की गुणवत्ता एक मुद्दा है। सफाई सेवाओं की समयबद्धता, सुरक्षा, टर्मिनलों की गुणवत्ता, ट्रेनों की क्षमता, भोजन की गुणवत्ता प्रमुख ग्राहक फोकस मुद्दों में यात्रिकों की सुरक्षा और टिकट बुकिंग में आसानी शामिल है।
नंबर 3, संसाधनों का कम आंतरिक उत्पादन, यानी कि यात्री रेलगाड़ियों को 2/3 क्षमता का उपयोग करती है और केवल 1/3 राजस्व उत्पन्न करती है। उच्च माल ढुलाई शुल्क के कारण बाजार में इनकी कीमतें कम होती जाती है। अपर्याप्त वहन क्षमता के कारण माल ढुलाई में मॉडल हिस्सेदारी कम हो जाती है और यात्री मांग पूरी नहीं होती है। गैर किराया राजस्व के नगण्य अनुपात के लिए वस्तुओं में नगण्य विविधीकरण। नंबर 4, संगठन की कठोरता, धीमी गति से निर्णय लेना, अपर्याप्त बाजार अभिविन्यास और साइलो कार्य, लंबी परियोजना अनुमोदन अवधि यानी कि औसत 24 महीने, बुनियादी ढांचे के लिए परिवर्तनकारी एजेंडा, जिसमें नंबर 1 पर आता है डीएफसी के चालू होने और 16,000 किलोमीटर की अतिरिक्त दोहरी लाइनों के कारण नेटवर्क में भीड़ कम हुई। बुनियादी ढांचे के निर्माण यानी कि दोहरीकरण की गति पहले ही 2014 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर वर्तमान 7 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। 2017-18 में 9.5 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2022 तक 19 किलोमीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। नंबर 2, 90% मार्ग विद्युतीकरण, अगले 3 वर्षों में 16,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे PGCIL का उपयोग किया जाएगा। नंबर 3, 100 से अधिक पुनर्विकसित आधुनिक स्टेशन भोली के विभिन्न चरणों के तहत 25 से अधिक स्टेशन, 2 स्टेशनों पर निर्माण कार्य पहले शुरू हो चुका है। स्टेशनों के विकास के लिए NBCC, MRVC जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ उठाया जा रहा है। नंबर 4, गैर किराया स्रोतों से 20% का राजस्व, यानी कि रेलवे बोर्ड स्टेशन विकास कार्यक्रम में स्थापित समर्पित निर्देशालय का शुभारंभ, विज्ञापन उद्योग के नेताओं के साथ साझेदारी को सक्षम करने के लिए प्रमुख नीतिगत बदलाव शुरू किए गए हैं। भूमि मुद्रीकरण का विस्तार किया जा रहा है। नंबर 5, मानव अपनिष्ठ का शून्य निर्वहन, यानी कि 70,000 से अधिक जैव शौचालय पहले से ही फिट है। 2 गलियारे पहले ही निर्वहन मुफ्त घोषित किए जा चुके हैं। 2019 तक सभी नए कोचों में जैव शौचालय लगाए जाएंगे। प्रत्येक कोच में जैव शौचालय लगाए जाएंगे। नंबर 6, मालगाड़ियों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे, स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ सेमी हाई स्पीड ट्रेनें। नंबर 7, माल ढुलाई में 37% मॉडल हिस्सेदारी। 2025 तक टन भार को 1.1 बिलियन टन से बढ़ाकर 2.4 बिलियन टन करने के लिए IR को 8.5% CAGR पर बढ़ने की आवश्यकता है। BAU के लिए समायोजन के बाद आवश्यक वृद्धिशील टन भार सीमेंट 200 बिलियन टन, स्टील 50 मिलियन टन, सड़क से शेयर लाभ, नए बाजारों में 230 मिलियन टन, अन्य वस्तुएं 250 मिलियन टन, वृद्धिशील यातायात को पकड़ने के लिए नए डिलीवरी मॉडल की खोज की जाएगी, जैसे बोने कंटेनर पहले से ही लॉन्च किए जा चुके हैं। हालांकि आज के वीडियो में हमने जो भी जाना ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको अपनी रेलवे के बारे में जाननी आवश्यक है, लेकिन रेलवे के बारे में और अभी मजेदार बातें लेकर हम वापस आएंगे इसका दूसरा पार्ट लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए आपकी अपनी YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स, अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।